अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है फिजिक्स का, जिसमें हम क्या करेंगे, आज कुछ साइंटिस्ट के बारे में मालूमात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है हमें कंट्रीब्यूशन लिखने हैं, यानी कि उनके कारनामे लिखने हैं किसके, फिजिक्स की फील्ड में। उससे पहले हमें उनके कंट्रीब्यूशन देखने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स हैं थोड़े से हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, रेपुटेशन यानी कि शोहरत है हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, स्कॉलर। स्कॉलर कहते हैं हम आलिम को। क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद करना, यानी किसी भी चीज पर तनकीद करना कि ये ऐसी नहीं ऐसी है, इस तरीके से। इन्वेंट इजाद करना, यानी कि कोई भी नई चीज दरियाफ्त करना। इक्लिप्स ग्रहण को कहते हैं हम। ऑप्टिक बसरी यानी कि जो ऐसी चीज जो कि आंख से देखने के काबिल हो, हम आम आंख से उसको देख सकें। एक्सटेंसिव वसी यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा या कुशादा। लॉन्गिट्यूड टूल है बल्ब यानी कि लंबाई, और लैटिट्यूड टूल है अर्थ यानी कि चौड़ाई। अब ये था हमारे कुछ वर्ड्स करने के। अब हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास पहले साइंटिस्ट कौन से हैं, हमारे पास अब्बू अली हसन इब्न अल हैशम, यानी कि ये हमारे पास पहले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, कंप्लीट नेम इनका ये, पर इनको शॉर्टली जो ज्यादातर जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, इब्न अल हैशम के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, यानी कि ये क्या हुए थे 1965 में बर्थ हुई थी, यानी कि इनकी पैदाइश हुई थी। और फिर इनकी डेथ कब हुई थी, 1039 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि ये इनका टाइम ड्यूरेशन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी थी। अब इनका जो पहला पॉइंट है हमारे पास क्या है, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। अब हमें इनके कंट्रीब्यूशन देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी मालूमात कर लेनी चाहिए। अब क्या बुक में गिवन है, बुक से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास पेज नंबर 8 पर है, पेज नंबर 8। आप लोगों को भी क्या करना है, पेज नंबर 8 एंड 9, पेज नंबर 8 एंड 9 की रीडिंग करनी है ताकि और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब पेज नंबर 8 पर जो हमारे पास फर्स्ट लिखे हुए इब्न अल हैशम, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इब्न अल हैशम वाज बोर्न इन बसरा, यानी कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे, बसरा में पैदा हुए थे। यानी कि इनके शहर का या गांव का नाम क्या था, बसरा था। अ रिनाउंड सिटी ऑफ इराक, जो कि किस में था, इराक में था। फिर उसके बाद क्या था, इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यानी कि ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वैसे तो लेंथी इंट्रोडक्शन है पर हम क्या करेंगे, शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके बाद इनका फर्स्ट पॉइंट क्या था, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। यानी कि फिजिक्स, मैथ, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, आप लोगों को पता है क्या चीज होती है एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म, और मेडिसिन यानी कि अद्वियात की दुनिया की, और क्या थे, एक माहिर तरीन आलिम थे, यानी कि एक आलिम दीन थे, उसके बारे में इन्हें बहुत ज्यादा मालूमात हासिल थी। हिज बुक किताबुल मनाज़िर गेन ग्रेट रेपुटेशन अमंग स्कॉलर, यानी कि इनकी एक किताब थी किताबुल मनाज़िर, किताब ने क्या किया था, बहुत से लोगों के दरमियान में, यानी कि जो बाकी आलिम थे उनके दरमियान में क्या थी, बहुत ज्यादा महारत हासिल की थी। क्यों महारत हासिल की थी, क्योंकि उनका पॉइंट नंबर 3 था, he criticized the theory about the nature of light in किताबुल मनाज़िर, about the nature of light in किताबुल मनाज़िर। यानी कि इनकी जो थ्योरी थी, जो किताब थी, उस किताब में क्या क्या था, इन्होंने तनकीद की थी किस पर, नेचर ऑफ लाइट पर, यानी कि कुदरती लाइट पर। क्यों तनकीद की थी, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट का कहना था कि लाइट जो है वो आपकी आंखों पर लगकर किसी चीज से टकराती है तो फिर आप उस चीज को देख सकते हैं। पर इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उलट प्रोसेस होता है। क्या है, लाइट जब किसी भी चीज पर पड़ती है तो फिर उस चीज पर लाइट पड़ी तो वो उससे टकरा कर हमारी आंख पर आती है, तो फिर हम उस चीज को देख सकते हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कमरा तैयार किया था उन्होंने, बिल्कुल बंद, बिल्कुल ब्लैक कमरा था। उसमें क्या किया था, उन्होंने सिर्फ एक सुराख किया था, एक छोटा सा सुराख किया था उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए। अब इन्होंने क्या, जैसे कि बाकी साइंटिस्ट कहते थे कि लाइट जो है हमारी आंख से पड़कर किसी चीज से पड़ जाती है तो हम देखते, तो उन्होंने क्या किया, उस सुराख के आगे जो उन्होंने एक कैमरा बनाया था
उसके आगे अपनी आंख रख के उस पर लाइट अपनी आंख पर मारी और फिर किसी चीज को देखने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो उनकी बात भी साबित हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, अब हम इसको मेरी बात के मुताबिक देखते हैं, यानी कि फिर उन्होंने क्या किया, लाइट के सामने से हट गए, जो हॉल था, जैसे कि ये उन्होंने दीवार बनाई है, ये हॉल था उसमें। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अपनी आंख लाइट से पर लाई, यानी कि लाइट को अपनी आंख पर मारा और फिर चीजें देखने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। फिर उन्होंने क्या किया, लाइट के सामने से हटे, जब लाइट किसी चीज पर पड़ी तो फिर उन्हें दिखी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी थ्योरी साबित हो गई कि हाँ, लाइट जो है चीजों से टकराकर हमारी आंख पर आती है। इसके अलावा ये नहीं कि जो बाकी साइंटिस्ट की थ्योरी थी कि हमारी आंख से टकराकर चीजों पर जाती है, तो इन्होंने अपनी बात जो है साबित की थी इस तरीके से। फिर इसके अलावा इसलिए इन्होंने जो है इसके बारे में पूरी एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा। इन्होंने क्या किया था, एक पिन होल कैमरा दरियाफ्त किया था, यानी कि एक कैमरा दरियाफ्त किया था जिसका नाम क्या था, पिन होल था। वो किस तरीके से था, पूरा एक बॉक्स टाइप था वो, यानी कि पूरा एक बॉक्स टाइप था, आगे उसके लेंस लगे हुए थे और जो पीछे की साइड में एक छोटा सा सुराख हुआ हुआ था। तो वो क्या करते थे, उस सुराख की मदद से जो है उस कैमरे को यूज करते थे। जैसे कि पहले जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉक्स टाइप कैमरा होता था जिसमें हम आंख रखते थे और फिर उसको साइड से यू जूम आउट करके हम उसमें तस्वीरें वगैरह देखते थे। तो इस तरीके का इन्होंने जो है कैमरा दरियाफ्त किया था। फिर ही ऑब्टेन्ड एन इमेज ऑफ सन इक्लिप्स विद द हेल्प ऑफ अ पिनहोल कैमरा। और फिर इन्होंने जो इसी कैमरे की मदद से, यानी कि जो कैमरा इन्होंने इन्वेंट किया था पिनहोल कैमरा, इसी की मदद से इन्होंने क्या किया था, सूरज ग्रहण की तस्वीर भी हासिल की थी। यानी कि सबसे पहली जो सूरज ग्रहण की तस्वीर थी वो किसकी बदौलत हमें मिली थी, इब्न हैशम की बदौलत हमें ये तस्वीर मिली थी। अब इसके बाद जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट है वो क्या है हमारे पास, याकूब इब्ने इसहाक अल-कैंदी, यानी कि ये इनका कंप्लीट नाम था, पर इनको शॉर्टली ज्यादातर किस नाम से जाना जाता है, अल-कैंदी के नाम से जाना जाता है। इनका जो बर्थ यानी कि जो पैदाइश थी वो 1800 की थी और डेथ जो थी 1873 की थी। ठीक है, अब हमारे जो अगले साइंटिस्ट है वो कौन से हमारे पास, याकूब इब्ने इसहाक अल-कैंदी, ये इनका कंप्लीट नाम है, पर इन्हें शॉर्टली किस नाम से जाना जाता है, अल-कैंदी के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1800 टू 1873, यानी कि इनकी जो पैदाइश है वो 800 में हुई थी और जो इनकी वफात है वो कब हुई थी, 873 में हुई थी। अब ये क्या थे, जिस तरीके से इब्न हैशम जो बसरा में पैदा हुए थे, इराक का एक शहर था, उसी तरीके से अल-कैंदी भी जो है इराक के एक शहर बसरा में ही पैदा हुए थे, यानी कि दोनों जो है सेम सिटी से रिलेटेड थे। अब इन्होंने क्या किया था, ही एक्सप्लेन्ड म्यूजिकल नोट्स ऑन साइंटिफिक ग्राउंड, यानी कि इन्होंने साइंसी मैदान में जो है क्या किया था, म्यूजिकल नोट्स को एक्सप्लेन किया था, बयान किया था। अब म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई पियानो वगैरह बजाता है तो उसके पास एक किताब रखी हुई होती है, उसमें इस तरीके से कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ साइंस यूज हो रहे होते हैं उसमें, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उन साइन को देख के जो है अपनी ट्यून बजा रहे होते हैं, तो वो म्यूजिकल नोट्स कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, उसी को दरियाफ्त किया था, यानी कि उसी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। देखा होगा आप लोगों ने, कोई गिटार वगैरह बजा रहा होता है या पियानो वगैरह बजा रहा होता है तो सामने एक म्यूजिक की बुक होती है, कुछ सैम्पल्स वगैरह होते हैं, वो उनकी मदद से देखता है कि हमें अब कौन सा बटन यूज करना है, अब कौन सा, तो उस तरीके से वो हमारे पास म्यूजिकल नोट्स कहलाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज इन साउंड एंड ऑप्टिक। इनका सबसे ज्यादा जरूरी जो काम था वो किसमें था, साउंड और ऑप्टिक्स में था। साउंड और ऑप्टिक्स क्या होता है, साउंड तो आपको पता है आवाज, यानी कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या था, आवाज के हवाले से था, आवाज के बारे में इन्होंने अच्छे खासे मालूमात की। और इसके अलावा ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स जो है हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि लाइट के हवाले से ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के अलावा इन्होंने क्या किया, साउंड यानी कि आवाज से भी रिलेट किया और ऑप्टिक्स यानी कि लाइट से भी रिलेट किया, लाइट के हवाले से भी इन्होंने मालूमात दी। हमने देखा हमारे पास क्या, ऑप्टिक्स यानी बसरी, बसरी का मतलब होता है आंख से देखने के काबिल, यानी कि जिसको हम आंख से देख सकते हैं। तो ये ऑप्टिक एक ऐसी लाइट थी जो हम आंख के जरिए जिसका हम प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास बल्ब वगैरह की रोशनी होती है, अगर हम इनको प्रैक्टिकल्स के तौर पर यूज करें
तो ये रोशनी हम बाकायदा देख सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके की रोशनी पर जो है बहुत ज़्यादा काम किया था। पॉइंट नंबर 3, he discovered a method to express the notes in terms of frequencies। फिर तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था, उन्होंने क्या किया था, एक तरीका दरियाफ्त किया था नोट्स को, यानी कि ये जो सैंपल्स वगैरह हो रहे थे जो नोट म्यूजिक के, उन्होंने उसको फ्रीक्वेंसी की निस्बत से डिटरमाइन किया, एक्सप्रेस किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब इन्होंने देखा, जैसे कि हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं, म्यूजिक का सबसे पहला ये सैंपल है। अब इन्होंने देखा कि इस सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इस तरीके की है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दूसरा सैंपल देख लिया, उन्होंने कहा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या फ्रीक्वेंसी के हवाले से जो है इन चीज़ों को डिस्कस किया, यानी कि उसकी तरतीब भी उसको जाहिर किया कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है तो इसको साउंड में किस तरह यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है कि जो है हमें साउंड बहुत ज़्यादा बेहतर मिले। तो इनका ये पॉइंट नंबर 3 था। अब उसके बाद एक पॉइंट नंबर 4 क्या था, ही डिस्कवर्ड अ नेचर ऑफ लाइट। जिस तरीके से इब्न अल हैशम ने जो है नेचर ऑफ लाइट पर बात की थी, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, इसी तरीके से इन्होंने भी क्या है बहुत काम किया था कि इस पर नेचर ऑफ लाइट पर काम किया था इन्होंने। पॉइंट नंबर 5 है ही डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। और इनका क्या था, वसी काम क्या था सबसे ज्यादा, कि इन्होंने जो है साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस, यानी कि साइंस के आप लोगों को पता है बहुत से ब्रांचेस है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, मेटाफिजिक्स हो गई, ऑप्टिक्स वगैरह, इस तरीके के हजारों ब्रांचेस। अब उन्होंने क्या था उन सब ब्रांचेस पर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क किया था, यानी कि वसी तरीन काम किया था, बहुत ज़्यादा इजादात वगैरह भी की थी, मालूमात हासिल की थी, लोगों को भी पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा मालूमात दी थी इस बारे में, ठीक है। ये था हमारे साइंटिस्ट नंबर 2 कैंडी, ठीक है। हमने 2 साइंटिस्ट देख लिए थे, पहले इब्न अल हैशम देख लिए थे और सेकंड क्या था, कैंडी देख लिए थे। अब हम थर्ड देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्या है, अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन अल बैरूनी, यानी कि इनका ये कंप्लीट नाम था, लेकिन इनको शॉर्टली किस नाम से जाना जाता था, अल बैरूनी के नाम से जाना जाता था। जिस तरीके से इन्हें हम इब्न अल हैशम और इन्हें अल कैंडी के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से इन्हें अल बैरूनी के नाम से जानते हैं। इनका पॉइंट क्या था, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, यानी कि अपने वक्त के, यानी कि उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे उन सब के ये सबसे ज़्यादा अच्छे, यानी कि मशहूर जो है आलिम थे, यानी कि ऐसे थे कि इनके पास उस टाइम बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल थी दूसरे साइंटिस्ट की निस्बत। सेकंड, ही रोट मोर देन 150 बुक्स। उन्होंने क्या किया था, 150 के करीब किताबें लिखी थी, यानी कि 150 तक तो इन्होंने लाजमी लिखी थी किताबें, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लिखी हो, लेकिन जो इनकी काउंटिंग जो साइंटिस्ट ने, जो लोगों ने डिस्कस किए, जो इनका है, तो उसके हवाले से इन्होंने 150 बुक्स लिखी थी ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर। कौन कौन से सच है, जैसा कि अब वैसे तो बहुत से सब्जेक्ट पर, अब 150 सब्जेक्ट के मैं नाम तो नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट को डिस्कस किया। फर्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स, सेकंड फिजिक्स, थर्ड ज्योग्राफी, फोर्थ हिस्ट्री और फिर ईटीसी, यानी कि एक्सेट्रा, यानी कि ये 4 थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे इनके, मैंने उनके नाम लिख लिए। इसके अलावा इन्होंने 150 सब्जेक्ट पर बुक्स लिखी थी। तो अब क्या था इनका पॉइंट नंबर 3 था, इन हिज टाइम इट वाज सपोज दैट अर्थ वाज अ फ्लैट बॉडी, यानी कि इनके वक्त में क्या ज्यादातर साइंटिस्ट का, ज्यादातर स्कॉलर्स का क्या मानना था कि जमीन जो है एक फ्लैट बॉडी है, यानी कि एक पतली सी जिसामत वाली बॉडी पर। इन्होंने क्या किया था, बट ही प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ इज राउंड, यानी कि इन्होंने प्रैक्टिकल की मदद से ये साबित किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट बॉडी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक राउंड बॉडी है, यानी कि वो एक गोल शेप टाइप है, बिल्कुल परफेक्टली गोल नहीं है, पर क्या है, एक राउंड शेप है वो फ्लैट की नहीं। पॉइंट नंबर 4 क्या था, ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून। और फिर उसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था कि इन्होंने जो है सन और सूरज और चांद की जो है मूवमेंट, यानी कि हरकत के हवाले से इन्होंने मालूमात हासिल की थी, डिस्कशन वगैरह की थी। इन्होंने क्या किया था, पूरी एक चीज़ बताई थी कि क्या चीज़ होता है, कि किस तरीके से सन मूव करता है, क्या एंगल होता है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है, किस शेप में वो मूव कर रहा होता है, और यही चीज़ें इन्होंने चांद के हवाले से भी बताई थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या था, ही गेव द मेथड ऑफ
डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। इन्होंने जो एक थ्योरी पेश की थी उसकी मदद से क्या हुआ था, अगर हमें किसी भी चीज की लंबाई और चौड़ाई, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई, अगर हमें किसी भी चीज की मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरी की मदद से जो है उस चीज की लंबाई भी मालूम कर सकते हैं और उस चीज की चौड़ाई भी मालूम कर सकते हैं। और उसी चीज की मदद से इन्होंने क्या किया था, अर्थ की शेप भी मालूम की थी कि वो राउंड है, और उसी की मदद से इन्होंने क्या किया था, मूवमेंट भी बताई थी जिसकी सन और मून की। तो ये था हमारे आज के लेक्चर के हवाले से हमारे 3 साइंटिस्ट। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जो है हम आगे के 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को इन 3 को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो मैंने आप लोगों को बताया है पेज नंबर 8 एंड 9 की रीडिंग करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।